अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज जुमा है, इसका मतलब है कॉल इन डे है और हमारे नंबर स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। मैं एक दफ़ा दोहरा देता हूँ 02132330923 और 23 की जगह आप 28 और 30 भी डायल कर सकते हैं। पहले कॉलर हैं अली हैदर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी सर। जी ज़रार साहब, मेरे आपसे इस मुतालिक बात करती थी कि हमारे जो इकॉनमी है ख़ास तौर पे मुल्क में जो पिछला आज प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान है कि 2023 तक वो इस बात को बताते रहेंगे कि किस तरह की इकॉनमी मुल्क को मिली, उनको मिली और वो आगे किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब देखने में ये आता है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर को तो दुरुस्त करने की किसी हद तक कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेड ऑफ है कि जिसके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो लोगों की इंडिविजुअल 22 करोड़ लोगों की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत खराब हो गई है उस माइक्रो इकोनॉमिक्स को दुरुस्त करने में। अब मैं इस बात को समझता हूँ कि उनके पास भी इसको एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी कुछ चीजें करने की कि वो मतलब कर सकते थे, कुछ को अवॉइड कर सकते थे, कुछ गलतियां भी हो गई शायद उनसे। तो अब मुझे जो नजर आ रहा है ये तो आवाम पे तो इसका इम्पैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्सली शायद ना पड़े, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मुझे शायद लग रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बेहतर कर देंगे और इसी को आगे 2023 में कैश इन करेंगे। लेकिन जो इंडिविजुअल ग्राउंड लेवल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पर थोड़े बुरे हाल है। बात तो सही है आपकी। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है अली हैदर साहब की और बिल्कुल स्टूडेंट स्पोकन एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैं नहीं हूँ, लेकिन माइक्रो की बात समझ आती है। हम दुआई कर सकते हैं कि बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सही होने तक हम माइक्रो वालों की मतलब बिल्कुल ही चक्की ना पिस गई। मतलब हाँ होता ये है कि ये देखो हाथी है, घोड़ा है, इसको देखो और ख़ुद को मत देखो। ये देखो हाथी को देखो कितना अच्छा चल रहा है, घबराना नहीं है, तुम्हारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। हमें कुछ ऐसा भी है कि हाथी को चलाना है तो घास तो थोड़ा सा तो इंशाल्लाह एक दिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा ये और आपको भी थोड़े से क्रम्स मिल जाएंगे, 2-4 कतरे आपके मुंह में भी गिर जाएंगे। उम्मीद कैपिटलिज्म की उम्मीद यही है। अच्छा एनालिसिस। बुशरा सैयद साहब आए कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपको पहले तो एक खुशखबरी सुनानी है जिसपे मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से मैंने एक इशू रेज किया था कि नामालूम लाशों की शनाख्त होना बड़े मुश्किल हो जाता है, लावारिस करार दे के दफन कर दी जाते हैं और पुलिस उनके अंगूठे काट के ले जाती है। तो आपके उस पर आवाज रेज करने से शायद हकाम बाला ने नोटिस दिया है और अब ईदी के सर्द खाने में वो बायोमेट्रिक स्कैनर फराहम कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक मसला है। अच्छा। एक तो ये कि जब लाश पहले हॉस्पिटल आती है बाद में सर्द खाने जाती है, नामालूम के नाम से उसका पीएम हो जाएगा, पोस्टमार्टम हो जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट नामालूम का बन जाएगा, लाश ठंडी होके उसके फिंगरप्रिंट्स टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बाद में मुर्दा खाने में अगर उसकी शनाख्त हुई भी तो सारे डॉक्यूमेंट उसके नामालूम के होंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये तो इसका हल क्या है? आप क्या कहेंगे, कैसा किया जाना चाहिए? इसका हल ये है कि बायोमेट्रिक स्कैनर मेडिको लीगल में फराहम किया जाए ताकि गरम बॉडी जैसे ही आती है फिंगरप्रिंट टेढ़े मेढ़े भी नहीं हुए होते, वहीं से स्कैन करके और फौरी तौर पर 2 मिनट के अंदर नादरा से उसका डेटा फराहम किया जा सकता है। ये इसका हल है। लेकिन मुर्दा खाने में 2-3 दिन के बाद अगर वो मिलता भी है तो वो शनाख्त हो पाएगी क्योंकि लाश ठंडी होने के बाद मैंने फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट से मालूम किया है, वो कह रहे हैं कि लाश ठंडी होने के बाद फिंगर टेढ़े हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। दूसरी एक छोटी सी बात ये करनी है कि इंडिया के अंदर जो मुतनाज़ा शहरियत का जालमाना कानून लेके आए हैं, इस पे दुरुस्त तरीके पे हमारा मुल्क एहतजाज कर रहा है, लेकिन एहतजाज करने से पहले सिर्फ ये देख लें कि हम अपने मुल्क में अहमदियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, कौन सा जुल्म है जो हम उनके साथ नहीं कर रहे, फिर जरा बिल्कुल ये इस बात जी सही। वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमेशा रेस करते हैं और स्पेशली ये जो अभी बायोमेट्रिक स्कैनर की बात की, बड़ी अच्छी बात है। हमें नहीं पता कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर रेस करने से हुई है या पहले ही इन द वर्क्स थी, लेकिन इनकी जो सजेशन है MLO लेवल की वो भी काफ़ी अच्छी है और दूसरी जो इन्होंने निशानदेही की वो भी ज़ाहिर है भारत की बिल्कुल तज़ाद तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल पाकिस्तानी बिल्कुल है। मोहम्मद तैयब साहब हैं रियाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
سر سب سے پہلے تو آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے ٹی وی چینلز کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ لوگ آپ سے بات کرتے ہیں اور مسائل حکام بالا تک پہنچتے ہیں. اور ابھی جیسے ایک پہلے کالر نے بتایا کہ وہ جو لاشوں کی شناخت کا مسئلہ تھا جی, تو الحمدللہ وہ بھی حل ہو گیا. سر میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنی آواز معزز قومی ادارے کے سربراہ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سر یہ پچھلے 5-7 سالوں سے ایئر فورس کے نام پہ جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس آ رہے ہیں, 4 سے 5 سال گزرنے کے بعد. طیب صاحب ایک منٹ جی میرا خیال ہے کہ آپ پہلی بار نہیں آئے ہیں, ہم آپ کو 4-5 دفعہ لے چکے ہیں اس ایشو پہ. اس کے علاوہ بھی آپ جیسے بہت سارے متاثرین تقریباً ہر ہفتے اس مسئلے کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. چونکہ آپ 4-5 دفعہ آلریڈی اس مسئلے پہ بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کریں, اس لیے کہ آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے, وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا, لیکن آگے تبھی بڑھے گا جب اسے بڑھنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ضرور اگر آپ ہمیں تھوڑی سی آپ ہمیں ایک اپڈیٹ دے سکیں کہ کچھ ہوا بھی ہے. ہاں, اگر اپڈیٹ نہیں ہے تو پھر کچھ اور اگر موضوع ہو تو وہ دیکھ لیجئے پلیز. کامران احمد صاحب راولپنڈی سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر آپ ذرا ہٹ سے کے میں بول رہے ہیں. جی ہاں, یہی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے. آپ نے کیا اور یہ مقبول جان کو کال ملائی تھی؟ نہیں سر نہیں, میں نے آپ نے پیزا ہٹ تو نہیں رنگ کر دیا باس, وہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. خوش رکھے جی, اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. وسعت اللہ خان صاحب کے تو کالم میں پڑھتا رہتا ہوں. تھینک یو. ہاں جی جی فرمائیں. نہیں آپ تینوں ماشاءاللہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں. آپ جیسے وہ دوسرے چینلز پہ وہ مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں نا, ویسے نہیں سر, آپ بڑے کام کی بات کرتے ہیں. مجھے صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے سر. ہمارا یہ راولپنڈی شہر کسی زمانے میں بڑا پرسکون ہوا کرتا تھا جی, لیکن آج کل یہ رکشا اور وہ جو دوسرے موٹر سائیکل رکشا ان سے بھرپور ہو چکا ہے. میں روزانہ 2-3 ایکسیڈنٹ دیکھتا ہوں سر. اور پلیز سر میری ریکویسٹ ہے کہ حکام بالا تک یہ بات پہنچائیں. 12 سال اور 14 سال کے بچے وہ رکشے چلا رہے ہوتے ہیں اور مین ایکسیڈنٹ کی جو وجہ بنتے ہیں. نوجوانوں کی ہلاکت دیکھ کر سر دل کانپ سا جاتا ہے. صحیح. اور آپ یقین کریں کہ میں بال بچے دار آدمی ہوں سر, دیکھا نہیں جاتا ہے. کائنڈلی اگر یہ بات آپ حکام بالا تک پہنچا سکتے تو میں آپ کا بس آپ نے کہہ دی, اور حکام بالا میں سے اگر کوئی سن رہا ہوگا تو اس تک پہنچ بھی گئی ہوگی. اور میں ان کے ساتھ بالکل 100% ہوں. میں رات کو اس پروگرام کے بعد جب شارع فیصل سے جاتا ہوں تو ایک غول 20-20 25-25 موٹر سائیکلوں کا کیا ایج گروپ ہوگا, 13-14 سال سے لے کے 20-22 سال تک. اچھا چلو جا رہے ہیں سپیڈ میں, کوئی بات نہیں, جوش ہے بچپنے کا, جوانی کا, ٹھیک ہے. کوئی الٹا ہو کے جا رہا ہے, کوئی سر کے بل کھڑا ہو کے 80-100 کی سپیڈ سے جا رہا ہے, کسی نے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے جو والدین ہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہے. میری جو اہلیہ ہے نا, جب میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہوں اس طرح دیکھتی ہوں ایگزیکٹلی یہی ڈائلاگ ہوتا ہے کہ والدین کا کیا قصور, انہوں نے کیا قصور کیا. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. جی جناب. شکست موت نے کھائی ہے آج پہلی بار, خدا کے فضل سے نیچا دکھا دیا میں نے, آ کے لوٹ گئے ملک الموت بالی سے, بجائے نام کے تخلص بتا دیا میں نے. واہ. جان تو اللہ کو دینی ہے. جی سر. ہاں. اور دوسرا میرا ایک سوال ہے وسعت اللہ خان صاحب سے کہ ایک زیرک سیاستدان جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر چائے آپ کو پلائی تھی, کل ان کا دن تھا اور کوئی تذکرہ نہیں تھا میڈیا پر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کیا پاکستان کی وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ کتنے کرنٹ سوالات کرتے ہیں کامران صاحب. ضروری نہیں ہے کہ بھائی جو مطلب پچھلے 10 منٹ میں ہوا اس پہ کامران بھائی بات کریں, کوئی اجازت ہے کسی چیز پہ بھی بات کر سکتے ہیں. اب میں اچھا مجھے نہیں پتا کس نے چائے, مجھے خود نہیں پتا. کامران صاحب کوئی اشارہ کریں, لائن پر ہیں آپ. زیرک
نہیں کامران صاحب لائن پر نہیں. اچھا اور جہاں تک ملالہ کی بات ہے ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی بن سکتا ہوں کسی دن, آپ بھی شاید بن جائیں. ملالہ ریزرو کرتی ہے نہیں, بننے کے لیے تو کوئی بھی بن سکتا ہے. نہیں کانٹ رول اٹ آؤٹ. جی اچھا عبید اللہ صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے جناب؟ بالکل خیریت سر, آپ سنائیں. آپ کو سلام قبول ہو. وسعت اللہ خان صاحب کو بھی پچھلے کوئٹہ بھی آئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. جی تو ایسا عرض ہے, میں ہمارے کوئٹہ میں تو -4 -6 سردیاں ہوتی ہیں سر, تو لیکن گیس پریشر بالکل نہیں. سارے شہر میں بہت بڑا مسئلہ ہے, یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے گئے سوئی صدرن کمپنی والے. یہ کوئی کے لیے خصوصی نوٹس لیا جائے یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے یہ وہاں پہ, اور اس کے علاوہ جو کیسز پڑے پائپ لائنوں کے وہ سالوں سال پڑے رہتے ہیں, جو ان کے ٹھیکیدار رشوت کے ذریعے تو وہ اپنا کام نکال لیتے ہیں. باقی جو عام لوگ غریب ان کے کیسز پڑے ہوتے ہیں پائپ لائنوں کے, تو وہاں پہ جاب نمبر بھی لگا ہوتے لیکن وہ کیس اس کو کام نہیں کرتے ہیں ان کا. یہ 2 مسئلے ہیں, ایک گیس پریشر کا, کوئٹہ شہر کا 85 میں گیس یہاں پہ آیا ہے, 1950 کی دہائی میں نکلا. ایک کوئٹہ شہر میں یہ مصیبت ہے, باقی آس پاس کو تو آپ بالکل چھوڑیں. ہاں ہم بہت پریشان ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب, یہ کوئٹہ شہر کا مسئلہ نہیں, فی الحال یہ ملگیر مسئلہ ہے. اسلام آباد سے لے کے کوئٹہ تک ایک زمانے پچھلے سال تک مجھے یاد ہے کراچی میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب وہاں پہ بھی ہے. کراچی میں بھی بعض علاقوں میں یہی صورتحال ہے جو کوئٹہ میں ہے, لیکن -4 میں جتنی ہے اور یہاں پر ہے وہ ظاہر ہے, لیکن گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا بل چلو. ڈاکٹر شفاعت بخاری گھبرا ہی لیتے ہیں ویسے لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ابھی ایک صاحب نے کوشچن پوچھا تھا ریگارڈنگ سبجیکٹ اسپیشلسٹ سیکرٹریز بنانے کا. میں صرف آپ کے سننے والوں کو یہ اور آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ 1977 تک سیکرٹریز پنجاب کی حد تک کم از کم سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے تھے. لائک ہیلتھ میں ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, ایجوکیشن میں پروفیسر صاحب ہوتے تھے. یہ سسٹم 1977 کے بعد, اب میں کیا لفظ یوز کروں, تباہ ہونا شروع ہوا تھا, اور جس میں اب ہمارے بیمار وزیر اعظم جو ہیں یہ ان کا بڑا مین رول ہے اپنے لوگ بٹھانے, کریٹ کرنے میں اور یہ کام پکا کرنے میں. بس میں یہی بتانا چاہ رہا تھا. بیمار وزیر اعظم سے مراد وہ ہے جو آج کل لندن میں ہے. چلیں جی, 77 تک ہوتا تھا ان کا یہی کہنا ہے. ٹھیک چلیں, اچھی بات ہے. اچھا ہے کہ انہوں نے انفارمیشن دے دی ہے, اس میں تھوڑا سا ویسے کام کرنا چاہیے. میں نے سنا تھا ویسے کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر ارشد اللہ آباد کے تحت کچھ ہونی تھی نا ریفارمز, تو سوچا جا رہا تھا دوبارہ اسپیشلسٹ. مزے کی بات ہے کہ جب پاکستان یہ بنا تب سے لے کے اور اگلے 25-30 سال تک وہ سسٹم, وہ جو نسل تھی نا جو برٹش انڈیا سے آئی تھی, وہ چونکہ موجود تھی ہر شعبے میں, بیوروکریسی, فوج, فلم انڈسٹری, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں, تو وہ اس لیگیسی کو چلاتے رہے. جب ریپلیسمنٹ ہوا نا پھر گیم ختم, وہاں سے نیچے ہو گیا. جب پرزے دھن ملے. امتیاز حسین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر امتیاز حسین بات کر رہا ہوں, اور میری ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ میں زبان سے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بول سکتا ہوں. اور بات دراصل یہ ہے کہ ایسی کیا معاشیات کے ایکسپرٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے حالات ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ عوام پہ اس کے اثرات نہیں آ رہے. تو مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی سمجھنے سے قاصر ہے. اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان وجود میں آیا تھا جناب, اس وقت تو ہم کوئی مقروض نہیں تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنا ادھم ہو گیا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہے. تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ آتے آتے کیا 20-25 لاکھ کا مقروض ایک بندہ ہو جائے گا. اور ایک بات اور میرے سمجھ میں آج تک نہیں آئی, ہمارے جتنے لیڈران ہیں, لیاقت علی خان صاحب ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, یا ضیاء الحق صاحب ہوں, یا ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, ان سب کے مرڈر ہو جاتے ہیں, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے جیسا لوگ کہتے ہیں. تو اس کے بعد ان کے مجرمان کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا. وہ مریخ پہ چلے گئے, چاند پہ چلے گئے, یا مشتری پہ چلے گئے. اور ایک بات اور انڈیا کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ مودی ظلم کرنا بند کر دو. گر گئے تھے نا, تو اب جو ہے مسلمانوں کو اور اپنے ملک میں
बख्श दो इनको। और देखें जनाब कि जो आग इसने कश्मीर में लगाया था मजलूम कश्मीरियों में, वो फैलते फैलते उसने पूरी इंडिया को लपेट में ले लिया। और एक बात और अर्ज करूंगा आखिर में कि एक हुकूमत, सिंध हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि गुटखा और मेनपुरी फरोशों को पकड़ा और धकड़ा और लोगों को इससे महफूज रखा। तो एक चीज अर्ज करूंगा कि इस काम को मुसलसल जारी रखा जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, सब बातें काफी चीजें बात की हैं और सब सही बोली हैं। एक रोजनामचा नहीं बिल्कुल, वैसे एक के बाद एक के बाद एक। अगली कॉलर का नाम मुसरत जहां है कराची से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दोनों भाइयों को मेरा सलाम। हाँ, बात ये है भाई कि आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले मेरे शौहर भी आपको 2-3 कॉलें कर चुके हैं एबी सीनियर लाइन के सिलसिले में जी। वहाँ हमारी एक शॉप है वो जो कि इंक्रूजमेंट पे है, थोड़ा सा इंक्रूजमेंट है उसका। तो पहले भी वो आपको कॉल कर चुके हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। इतने अरसे में मेरे शौहर पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, उसका कोई काम नहीं हो रहा। भाई इतनी महंगाई है, उस महंगाई के दौर में अगर कोई इंसान चाहे कि मैं थोड़ा बहुत अपना छोटा मोटा कारोबार कर लूं, तो भाई वो भी नहीं कर सकता इंसान। ये कैसा जुल्म है। ठीक है, बात तो सही है। वो इंक्रोचमेंट का मसला है एबी सीनियर लाइन का, और उस पर तवज्जो मेरा ख्याल है गुलजार साहब ही कुछ कर सके तो कर सके। चलें, बहरहाल इस बात पर एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं शेख जाफर साहब राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या हाल है? क्या खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। सर मेरी अपील है आपसे सर कि मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर सिटी फाजिलपुर से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, हेलो। हमारे इलाके में सब कुछ यहाँ है, MNA है, MP है, वजीर आला भी इधर का है। हमें पानी, साफ पानी नहीं मिल रहा। जैसे जानवर कुत्ते घोड़े पीते हैं, वहाँ इंसान भी पीते हैं। यहाँ अपोजिशन में जब शाह महमूद कुरैशी था, इसने दौरा किया था और कहा, वादा किया था कि मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो यहाँ के पानी के मसले हल करूंगा। आज इलाका 50 के लोग पानी से तरस रहे हैं। सर आप खुदा के लिए अपील आपको इसलिए कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया देख रही है। इन हुक्मरानों को याद दिलवाने के लिए शेख जाफर साहब, एक मिनट शेख जाफर साहब, आप ये बताइए कि ये पूरी जो पट्टी है तौसा से लेके और राजनपुर तक, आप इसकी बात कर रहे हैं या स्पेसिफिकली फाजिलपुर की बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं इलाके अपने 50 की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की, क्योंकि पूरे आपके ख्याल में पूरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में पानी साफ नहीं है? जी सर, जी सर। अच्छा। और दूसरा जुल्म हमारे साथ ये हुआ है कि हमारे 200 बिस्तरों का अस्पताल जो मीर नवाज शरीफ ने मंजूर किया था, इन लोगों ने उठा के पंजाब के किसी इलाके में दे दिया है। और तीसरा सर ये कि वेटरनरी कॉलेज बनाया, वो भी उठा के इन्होंने किसी इलाके में दे दिया। हमारा क्या कसूर है सर? हम इस यहाँ के पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं है, हम इनको वोट नहीं देते। अगर हम ये बात कर रहे हो, मुझे पता है मुझे नुकसान होगा, मगर कोई ऐसा ओहदा नहीं है जो कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट को न दिया हो, मगर फिर भी ये लोग खामोश हैं। इसे हुकूमत को सर खुदा के लिए जाना चाहिए। ये हमारी अपील है सर, हमें पानी चाहिए, साफ पानी। गैस भी हमारे यहाँ से गुजर रही है, फिर भी हमें गैस नहीं मिल रही सर। ठीक है, ठीक है शेख साहब, और उम्मीद है कि हमारी तरफ से ये बात आगे पहुंची। उस्मान बुजदार को पहुंचनी चाहिए। पहुंचनी तो चाहिए जी, कुछ तो पहुंचे। मेरा ख्याल है उनके नोटिस में होगा, होना तो चाहिए, तभी शायद मामला। घर में बिजली नहीं होने से बंदा वजीर आजम आला बन सकता है तो नहीं, लेकिन वो तो पानी पिला दे। वो तो लाहौर में रहते हैं। हाँ, अब बिजली आ गई है ना आखिरकार, तरक्की लाहौर में। जी लाहौर में, चीफ मिनिस्टर हाउस जी। अगले कॉलर अच्छा हिसाम दावी हैं कोयटा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि 2 मिनट में आपके लूँगा, उम्मीद है कि आप हमें 2 मिनट देंगे सर। सर कहीं पे पढ़ा था कि शहर नाफुरसान होते हैं, जो जिस जांच में बात कर रहा हूँ इसको कहते हैं सूबा नाफुरसान। जी जी। कोई पूछने वाला नहीं है। आपके चैनल के हवाले से एक बात करना चाहूँगा, वो जो पोलराइजेशन चल रही है मीडिया की, जिस तरह की आधी सच बोलते हैं, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं। आप लोग जितना बोलते हैं, तो आप ये लिए एक बात कहेंगे कि आप लोग जो है
अंधों में काला राजा वाली जो कहावत है वो आप लोगों के फिर बहुत सही है, क्योंकि थोड़ा बहुत जितनी भी आप लोगों का अलाउड है उतना आप बोलते हैं अप्रिशिएट करेंगे आप लोगों को सर। अच्छा, दूसरी बात है सर, उसद साहब का कुछ कॉलम पढ़ा था चर्चा पहले जब मौलाना साहब का धरना हो रहा था इस्लामाबाद में, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें कहा था कि क्वेटा से बहुत से लोग आए होंगे कि जो पहली दफा इस्लामाबाद देख रहे होंगे, स्पेशली जो ब्लोरालाई या इन एरिया के लोग जी और यही समझेंगे कि असल पाकिस्तान ये है। हकीकत ये है कि जब मैं पहली दफा इस्लामाबाद गया था तो मैंने भी यही कहा था कि असल पाकिस्तान तो है इस्लामाबाद, हम लोग कहाँ हैं पता नहीं कहाँ, स्टोन एज में रह रहे, कहाँ रह रहे। वो देख की बात मैं करूंगा आप लोगों के साथ। सर बात ये है कि सीपेक बन रहा है बलूचिस्तान में और इसका शोर शोर बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेटा कराची एक रूट है जिससे सबसे हेवी ट्रैफिकिंग होती है क्वेटा कराची की जी। पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन रहे हैं, रोडों के जाल बिछ रहे हैं, जो रोड होते हैं। क्वेटा कराची आप लोग बाहर आते हैं, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, सिंगल रोड है और यहाँ पे हर मंथ जो एक्सीडेंट की रेशो है आप उसको देखेंगे तो सैकड़ों लोग इसमें मरते हैं। और ऐसे भी नहीं एक दो मरते, जब भी एक्सीडेंट होता है 20 बंदे 30 बंदे इसमें लुकमा अजल बनते हैं। लेकिन यहाँ पे तो गवर्नमेंट नहीं है। अब हम फेडरेशन से ही ये दुआ कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली मोटरवे ना बनाए, रोड तो दो रोए बना दे, मोटरवे तो पता नहीं हम आरसीटी को डबल करते हैं। इतनी बात है, कॉमन सेंस की सही है। बहुत हेवी ट्रैफिक रोड है, बहुत इंतहाई हेवी ट्रैफिक रोड है। और आपको पता है हर गाड़ी फुल बीम के साथ चलती है। वैसे इसके लिए हुकूमत की जरूरत नहीं है, ये तो शहरियों को खुद ये कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का है वो भी फिर आपको फुल बीम में मैंने देखी 100% गाड़ी नहीं, और फुल बीम और फुल लोड। सारा खान है क्वेटा से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया जी। सर पिछले कॉलर ने भी कोयटा से बात की, उसने भी कोयटा के कुछ मसाइल बताए और इससे पहले भी एक और बंदा था जिसने कोयटा में जो मसाइल है उनकी बताई जी। तो मैं बताना ये चाहती हूँ ना कि अभी एक भाई बात कर रहा था राजनपुर से, वो कह रहा था कि पाइप हमारे पास से गुजरे लेकिन हमें गैस नहीं मिलता। लेकिन हम तो ये शिकवा करते हैं कि गैस हम पैदा कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिलता। तो दूसरी बात ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो यहाँ पे जो बाप पार्टी बनी हुई है, यहाँ के जो वज़रा है काम करते हैं, तो उनकी लुक आफ्टर करने के लिए नहीं बलूचिस्तान का दौरा करता है, नहीं यहाँ के हालात का जायजा खुद लेते हैं, नहीं रिपोर्ट वो तलब करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी मसले हैं, यहाँ पे जितने भी मतलब कुछ इश्यूज हैं वो मीडिया पे हाईलाइट नहीं हो रहे। यहाँ के अक्सर लोग सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं, तो सोशल मीडिया पे ही मतलब वो लोग जो है ना अपने मसाइल बयान करते हैं। हमें मीडिया से वो कुछ नहीं मिल रहा जो हमें हक मिलना चाहिए। अगर हमारे ये मसाइल आप लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से हाईलाइट हो जाए तो इंशाल्लाह हम इस बारे में हाँ तो सारा आप हाईलाइट कर रही है ना, तो ये कोई ना कोई तो सुन रहा होगा। बिल्कुल, जैसे फरमाया कि ये तीसरी कॉल थी बलूचिस्तान क्वेटा और क्वेटा के मसाफात से, तो अब इसी तरह हाईलाइट होता है। वहाँ के मसाइल जाहिर है बहुत ज़्यादा, आधे ब्लैकआउट होते हैं और आधे हाईलाइट नहीं होते, और आधे बड़े शहरों में रहने वाले प्रोड्यूसर्स को और न्यूज़ डायरेक्टर्स को समझ में नहीं आते। अल्लाह एक वक्फा ले लें जी, ले लेते। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं एजाज अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। जी तीनों साहिबान को सलाम सर मेरी तरफ से। एजाज अहमद कराची से अर्ज कर रहा हूँ सर। जी सर। जी कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह करम सर, आप बताएं। जी बस अल्लाह करम सर। जी आज मैं बस आपकी तरफ से बिलावल साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने दिल्ली से स्टार्टिंग की जलसे की आज, और आज बहुत अच्छा लगा कि मतलब पंजाब से उन्होंने जिस जलसे में मतलब मोहतरमा की शहादत हुई थी जिस जगह पे, उन्होंने वहीं पे जलसा किया। और एक छोटी सी शिकायत है सर मीडिया से जी। वो आज मैं देख रहा था एक चैनल पे डॉक्टर फिजा नाम के और शहजाद चौधरी साहब बात कर रहे थे। तो शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो समझदारी से खेल रही है और चुप रह के खामोशी से और वो बाजी ले जाएगी। मतलब इन शॉर्ट वर्ड को तारीफ कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की, और पीपल्स पार्टी को बुरा कह रहे थे कि मतलब वो क्यों बात कर रहे हैं। और
डॉक्टर फिजा कह रही थी कि भुट्टो जिंदा है, बाकी सब मर गए। तो मतलब सर मैं ये कहना चाहूंगा, किसी को अगर पीपल्स पार्टी नहीं पसंद, मतलब उनका दिल अगर नहीं चाहता कि वो पीपल्स पार्टी को वोट ना दें, तो भले वो वोट ना दें, उनकी मर्जी है। मतलब किसी को हम डिक्टेट नहीं कर रहे, लेकिन किसी को इस तरह ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए कि मतलब भुट्टो साहब, हम आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अगर वो एक बार डील कर लेते, मतलब सीधा हाँ बोल देते, वो उनकी जान बच सकती थी। जान सबको बहुत प्यारी होती है। कनाडा के लीडर थे जो लाउड स्पीकर की एक तार से ढज करके वो उड़ गए थे। मतलब तो भुट्टो साहब हो या मोहतरमा हो, अगर किसी को नहीं पसंद वो पार्टी ना वोट करें, मतलब लेकिन इस तरह ह्यूमिलिएट ना करें। सही, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही एजाज साहब, गुड पॉइंट। जी अगले तारिक जावेद साहब हैं कराची से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं तारिक बोल रहा हूँ कराची से सर। जी सर। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि आज हम वजीर आजम इमरान खान का बहुत इंतज़ार कर रहे थे शिद्दत से कि कराची में आएंगे, ये ठेले पथारे गरीब आवाम बहुत पिस रही है महंगाई के। कितना महंगाई का आलम है कि जिसका मैं आपको कुछ बोलूं तो उसमें भी कम है। बहुत लोग परेशान हैं, इतने लोग हैं जिनकी शादियां रुकी हुई हैं, जिनके क्या कुछ हो गया है इनके पीछे। मैं गुलजार साहब से अपील करता हूं कि कम से कम इनको कोई रिलीफ दें। ये बेचारे इतने मैंने देखे हैं कि जो लोग भीख मांगने पे आ गए हैं। ये ठेले पथारे वालों का कसूर क्या है? ये सालों साल से बैठे हुए हैं, ये बेचारे कहाँ जाएं? आज इनको कुछ तो रिलीफ दो, छोटे मोटे करके। अब देखो रोड के ऊपर बिल्कुल ये रीगल नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि ये रीगल है अनरीगल, मगर इनको रीगल करके इनको कोई हुकूमत इनसे टैक्स ले, ये बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं बेचारे। ये कम से कम 12 लाख पथारे ठेले हैं, समझा? और ये 12 लाख ठेले पथारे वाले हैं, ये टैक्स दे। मैं बोलता हूँ कि अच्छी खासी रकम बनेगी। मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं सन 95 से मैं ये काम कर रहा हूँ, सन 95 से। आप यकीन मानो जितने ठेले पथारे वाले बेचारे गुर्बत से मर रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा ह्यूमन क्राइसिस है और बहुत सही इन्होंने सही बात की है। देखिए हर एक शहर का ना एक अपनी एक इकोनॉमी होती है, अपनी इकोनॉमिक इकोसिस्टम होता है। ये हम आ जाते हैं ऊपर से कि सर प्लान के मुताबिक ये 2 फुट है, इस 2 फुट से आगे नहीं है, और तोड़ दो, फिर तोड़ दो, और कोई मुतबादल ना दो, बात ना करो, आ जाओ तोड़ दो। अच्छा फिर इस पे जो दूसरा कहते हैं कि सर बिल्कुल ये तो इलीगल थे, तोड़ देना चाहिए। लेकिन जो बड़ी इलीगैलिटीज होती हैं उनके साथ आप क्या करते हैं? फिर वो तो रेगुलराइज आप कर देते हैं। वो तो आप पैसे ले लेते हैं कई अरब रुपए और रेगुलराइज वो तो आप कहीं बाहर से भी उठा के ले आते हैं उन्हीं कामों के लिए, उनको कवर करने के लिए। तो ये और ये जो मतलब अगर पहले ही महंगाई है, पहले से ही, अच्छा IMF का आप कुछ नहीं कर सकते जो आपने यूटिलिटी। अच्छा एक तरफ तो आप गुर्बत खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ गरीबों की तादाद भी बढ़ रही है, गरीबों को खत्म करना। अच्छा और दूसरे ये है कि इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी आप उन्हें रेगुलराइज करें। वेस्ट में भी और बाकी दुनिया में छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं, खाली जगहों पे बनाते हैं और उनको बाकायदा लाइसेंस दिए जाते हैं और उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। बहुत अच्छी तजवीज़। और देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है ना, उनके जेब में पैसे जाएंगे तो जाएंगे आके कोई चीज खरीदेंगे, नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन सबसे आसान ये है कि कुआलालंपुर ना जाओ, इमदाद आ जाएगी, मुल्क चलाओ। ये भी एक है। अच्छा तारिक हबीब साहब, तारिक हबीब साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे 2 मिनट के लिए आज कुछ अपनी जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो आपको मतलब फोन किया। फरमाइए। आज कराची में वजीर आजम आए और एक जगह बैठकर उन्होंने सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकात की। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी प्रोग्राम में आप ये कहें कि रेक्सर से घुसे और साइट एसोसिएशन का जो दफ्तर है वहां तक इन प्राइम मिनिस्टर को एक विजिट करवाया जाए और हाल देखा जाए कि पिछले 8 माह से FW जो रोड बना रही है वो बन के ही नहीं दे रही। ना यहाँ पानी है, ना बिजली, और गैस इतना लो प्रेशर हो गया है कि इंडस्ट्रीज में जनरेटर नहीं चल रहा है। पहली बात, किसी तरह से इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सही करोगे तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज फ्लोरिश होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वो फॉरेन एक्सचेंज जिसके लिए आप खाली तकरीरें करते हो उससे बाहर निकले। आप सनतकार हैं, बिजनेसमैन हैं, कौन है आप? नहीं सर, मैं यहाँ जॉब करता हूँ लेकिन सफर सबसे ज्यादा यूं करता। अच्छा तो आज अर्ज ये है कि अवार्ड की तकरीब हुई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की गवर्नर हाउस में, उसमें आप ही के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो कोरंगी स्टेट के साइट एरिया के, ये सब जमा हुए थे और इन्होंने यकीनन वजीर आज़म के गोशगुजार किया होगा। तो हो सकता है कि वो ये काम करें
اور دوسرے یہ کہ انہوں نے خوشخبری کاروباریوں کو اور صنعت کاروں کو سنائی ہے کہ آئندہ نیب آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالے گی، اس لیے کہ آپ جانیں اور ایف بی آر جانے یا ICCP جانے، تو میرا خیال ہے کہ FWO والی سڑک بھی جو ہے شاید انہوں نے اٹھایا ہوگا، وہ بھی بن جائے گی، وہ کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ انہی پہ ایک اور کالر تھے لائن پہ، لیکن انفارچونیٹلی شو کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔